गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद जी। इंट्रो के बाद हम आपके पास आ गए हैं क्योंकि ये है हेल्थ सेगमेंट और बहुत ही मैं ये कहूँगी ये इस वक्त सेंसिटिव टॉपिक है। मैं हर किसी से ये डिस्कस नहीं करती क्योंकि ज़िंदगी का एक मसला है, इसे कहेंगे कि वैसे बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस बीमारी को सुन के बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। डिक्लेयर वैसे एक इंसान को अल्लाह ने वैसे ये राज रखा है मौत का, लेकिन हर बंदे को ये मालूम है कि एक सेकंड का नहीं पता, लेकिन जिसको ये बीमारी पता चल जाए तो उसके लिए सेकंड, मिनट, दिन, लम्हे कुछ भी नहीं रहते। अगर किसी को ये पता चल जाए उसको कैंसर, अच्छा कैंसर की कैटेगरीज, ब्लड कैंसर, बोन्स कैंसर, ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, लॉट्स ऑफ बहुत कुछ। हम इसका नाम सुनते ही खौफ ज़्यादा हो जाते हैं और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। इस शख्स की ज़िंदगी पता नहीं कितने लम्हात की है, कितने दिनों की है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसको सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन और ट्रीटमेंट करवा कर। अब इन्हें हम इम्यून सिस्टम कहें या उनका विल पावर कहें, आज इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। कौन सी इस बीमारी में हमें कैसे केयर करना होगा। सबसे पहले मुझे लगता है माइंड से लड़ना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देन आज हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतरीन अवेयरनेस मिल सके। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कैंसर रिसर्चर मिस्टर सोरसूप रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। रेहान साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू। हमारे मॉर्निंग शो में अपना कीमती वक्त दिया। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने अभी तक ज़्यादा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे स्पेशल डॉक्टर आए थे जो ब्रेस्ट कैंसर डे हुआ था तो उस पर मैंने बात की थी, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कैंसर के तमाम जो ऑर्गन्स में होता है। तो सर अब आप बताएं कैसा है, आप मॉर्निंग शो में आके ना, मॉर्निंग शो में आना कैसा लगा? चले कैंसर पे तो बात होगी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे अपने प्रोग्राम में। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयरनेस दूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ गुज़िश्ता 16 साल से, तकरीबन 2009 से, कि जिन लोगों को हमने अवेयरनेस दी और कुछ हमने डाइट प्लान दिए तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया और वो लोग सरवाइव कर गए। जी जी। तो मैं बहुत खुश नसीबी है मेरी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस सिलसिले में जो भी चीज़ें हैं आप मुझसे पूछें तो मैं आपकी नॉलेज में भी इजाफा नहीं, मुझे मैं समझे मैं ब्लैंक हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है? नहीं, आप तमाम एक जनरल जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकती हैं और उस तरह से पूछें ताकि जो जनरल मुझे लोग पहले हैं बताएं कि एक तो ये खौफ है, ऑफ कोर्स जब किसी को ये डायग्नोस होता है, इसके कोई सिम्टम तो ऐसे कोई पेन के नज़र नहीं आते कि हमें यही नहीं मालूम होता कि सरप्राइज हो जाती है बीमारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें कैंसर का नाम ऐसा है कि खौफ तो होता है। किसी इंसान को अगर पता चल जाता है तो वो मेंटली तौर पे ये समझता है कि अब शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले वो उसका जो है मोरल हम बुलंद करें, उसका खौफ उसके दिल से निकालें और उसको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उसके साथ साथ मैं जो है ज़्यादातर जो है डाइट की अवेयरनेस देता हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि ये जो कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स है, लीवर है, प्रोस्टेट है, ब्रेन है या यूट्रस का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तकरीबन 99% या 95% जो मैंने अपने देखे हैं 15-16 साल के अंदर, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ही होता है। और हमारी जो डाइट है आप इस्तेमाल करें, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो महीने में एक दफ़ा पी लिया करें। उफ, महीने में एक दफ़ा? लेकिन मैंने क्या जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी था। जी हाँ, अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कोई अभी कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो बिस्कुट और चाय के शौकीन होते हैं डेली, तो उनको जो ये खाने की नाली होती है जी, ये ख़राब हो जाती है। ओके। स्टमक के मुंह पे कैंसर हो जाता है। अवेयरनेस नहीं, हालांकि वो पान गुटखा नहीं खाते,
बिस्किट्स और चाय ज़्यादा हाँ। बेकरी आइटम जिसे जी, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से। इसी तरह कुछ लोग मीठा खाते हैं, तो शौकीन तो हर इंसान होता है मीठे का, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि लीवर ख़राब हो जाता है उनका, स्टमक ख़राब हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन में आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, तो जनरली तो लोग ये बताते हैं कि उसको चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना मैं है, हाँ चेक वो कैसे हमने करना है। प्रोग्राम में कहा था। लेकिन देखें उससे बेहतर जो है तरीक़ाकार ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस ये दें कि ये हो क्यों रहा है। मैं 16 साल से जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जी मैं कोई भी पेशेंट आता है तो उसके ट्रीटमेंट की तरफ मैं बाद में जाता हूँ, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उसको ये वाला कैंसर कैसे हुआ, ताकि मैं उसको उसकी वो वजह बता सकूँ। ठीक है, रीज़न मालूम। अब ख़वातीन के अंदर अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें अब अमूमन ख़वातीन को विटामिन डी का जो लेवल होता है ना उसकी अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं ठीक होता। है, ठीक तो है। उसकी डेफिशिएंसी से, मुस्तकिल डेफिशिएंसी से जो हमारे ट्यूमर्स symptom- हैं, ट्यूमर जो होते हैं बॉडी में और ख़ासकर ब्रेस्ट के अंदर जो है वो नमूदार हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मतवातिर, जैसे कि डब्बे के मसाले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके, रिफाइंड आटा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते ठीक हैं, है। इसका इस्तेमाल होता है। ब्रायलर मुर्गी गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और गैर मयारी जो ऑयल्स होते हैं ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। तो इससे ख़वातीन का जो है इम्यून सिस्टम मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा ये समझ लें कि 50% होता है, तो ठीक है। जल्दी मुतासर हो ओके, जाता है। ठीक है। तो उनको वो ज़्यादा जल्दी उन पे जो है ना ये Affected- चीज़ें affected इफेक्ट हो हो जाता है जाती है, ठीक है। कैंसर, और उनको कैंसर हो जाता है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से भी तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनको भी कैंसर है और वो स्टेबल हैं अभी, तो वो हिम्मत ना हारें। सबसे पहले हिम्मत ना हारें, और डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर बनाएं, और अपनी डाइट बहुत बेहतर बनाएं, और उसके साथ साथ हमारा जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है उसको भी सक्सेस मिलती है, गुड। और पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने अभी कहा कि लाइफ स्टाइल में इसमें इन्वॉल्व है कैंसर के प्रॉब्लम में। अच्छा, इन्होंने सारे किचन में जब ये आए ना, और इन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हम वाकई में मैं साफ कह रही हूँ कि ये हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ऑयल, रिफाइनरी ऑयल जो है, डिफरेंट कुकिंग ऑयल, बड़े शौक से फलाना 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 ब्रांड्स के मैं नाम नहीं लेती, समझ आ गई हो आपको, जिनके घर में वो ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ऑयल की बात करें, कुकिंग ऑयल, क्लियर वर्ड करिए, कुकिंग ऑयल। अच्छा, पहले हमारे घर में वो इस्तेमाल होता था सरसों का तेल, खाने में बहुत अच्छा होता था, और घी इस्तेमाल होता था पहले, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जबकि घी इस्तेमाल होता था। इसी तरह इन्होंने कहा कि पहले होता था चक्की का आटा, लाल आटा, तूशा भूसी जिसे बोलते हैं, उसमें डली होती थी, तो क्या होता था फाइबर ऑलमोस्ट उसके अंदर मौजूद थे। अब क्या है, हम मैदे का, और ये क्या जितना हो सके हम होटल से वो जो वाइट पराठा जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो इफेक्ट जो आप इंडिकेशन किया ना, मैं उनकी, फिर हम डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, ये मसाले कुछ नहीं कीजिए, ये मसाले मिलाएं और डाल दें जी आप, और उसमें जायका भी आ जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्विकली हो गया ना। लेकिन पहले लोग जो है प्रॉपर फ्रेश, अब तो लोग, मैं इस पे भी ऑब्जेक्शन करूँगी, जो अदरक लहसुन पेस्ट बना के रख लेते हैं, मैं उसको भी नहीं पसंद करती, क्योंकि ये भी नुकसानदेह। अब वो आसानी के लिए कि जल्दी से 2 चम्मच डालें और नहीं, लेकिन अगर आप फ्रेश अदरक और लहसुन को कूट के डालेंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, फ्रेश भी होती है। फिर अनियन को भी ब्राउन करके रख लेते हैं, जबकि ताज़ा अगर प्याज करें, प्याज के तो इतने बेनिफिट हैं अनियन के, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल किचन में, अगर आप खुद मिस्टेक करें तो किचन से ही बहुत कुछ हमारे अपने हर्ब्स, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सब में अफादियत है। अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप मसालों की रेसिपी देखें जो ब्रांडेड, आप घर में भी वो बना सकते हैं खुद से भी। पहले ख़वातीन सिल पर पीसती थी, तो अब हम लोग, सर हमें टाइम नहीं है ना, क्या करें, इसका भी तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जब आपने डाइट की बात की कि मैं इन चीज़ों, यानी कि आप लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। अब तो शादियों में अगर खुली, क्या बोतलें बोलूँ, अब तो कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएं तो सर दो जब तक कोई ना पिए ना, उसको सुकून नहीं मिलता। देखिए, वो शायद अपना लिफाफे के पैसे पूरे करें। मैं आपको बताऊं कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ये तो आपसे सुना होगा आपने, ठीक है ना, और सफाई निस्फ ईमान है, ये भी सुना होगा आपने।
तो जो लोग इस पे अमल नहीं करते ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह ताला की। सही। और कैंसर को आजमाइश भी नहीं कह सकते, इम्तहान भी नहीं कह सकते। अच्छा देखें, ये चीज़ें इस तरह से करना जो है ना नाफरमानी है अल्लाह ताला की, अगर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, जैसे कि गन्ना दिया है हमें, अनार दिया है, हाय हाय, तरबूज यानी कि दिया है, मौसमी फल और सब्जियां। तरबूज दिया है, केला है, ठीक है ना, ये चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा खाने वाला जो मुंह दिया है अल्लाह ताला ने एक ही दिया है, पेट भी एक है, खाने की नाली भी एक ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी शेप जो है ना चेंज कर दी है। ठीक है। इसके अंदर भी अल्लाह ताला की, मैं रिसर्च करते करते अल्लाह को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचा इन चीज़ों तक कि शेप्स क्यों चेंज की हैं अल्लाह ताला ने। तो इसके अंदर एक पैगाम है और शायद ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाए, क्योंकि ये आपको इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का शेप इसलिए चेंज किया है कि हम इनके तरीक़ों से इसको खाएं। यानी कि अल्लाह ताला ने केला हमें दिया, ईज़ी टू कट, ईज़ी टू ईट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम उसे जल्दी जल्दी खा सकते हैं। इसी तरह तरबूज भी हम जल्दी जल्दी खा सकते हैं, लेकिन अनार को उसने मुश्किल बनाया है। इसके अंदर मैसेज ये है, चिलगोज़े को उसने मुश्किल बनाया ओपनिंग उसकी जो है, ठीक है। इसके अंदर मैसेज ये है कि आप इसको स्लो 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 खाएं। अब बहुत सारे लोग अनार का जूस पीते हैं, बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं, शुगर हो जाती है उनको, 1 महीने में ही शुगर हो जाएगी, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पिएंगे। तो यही वो अवेयरनेस है जो हम पेशेंट तक लेके जाते हैं, बताते हैं उसे कि सुबह की धूप तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ऐसी तो नहीं दी है, ठीक है, और ये सब्जियां हैं ऐसी तो नहीं उगाई अल्लाह ताला ने। तो हम जो पेशेंट को इस तरफ डाइवर्ट करते हैं, नेचुरलिज्म की तरफ उसे डाइवर्ट करते हैं, उसे समझाते हैं, एजुकेट करते हैं कि भाई तुम्हें वीट ग्रास उग रही है, ये तो कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए, उनके सब। तो इस तरह से ये होता है कि पेशेंट थोड़ा सा उसके अंदर डिटर्मिनेशन भी आती है और हौसला भी आता है उससे। और हम जो कैंसर के सर्वाइवर्स होते हैं उनसे भी मिलवाते हैं उनको, पेशेंट्स को, तो और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने ये कहा कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ता है। अच्छा सर, ये सिम्टम ज़ाहिर बात है जब डायग्नोस हो गए तो हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इनटेक करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, जैसे अभी मैंने तो बताया आपको कि अपनी डाइट बिल्कुल नेचुरल बनानी पड़ेगी आपको अगर कैंसर पता चलता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तशखीस जनरली कैसे होती है। ठीक है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना अक्सर पेशेंट के साथ, वो पता नहीं चलता, गैर मामूली अंदाज से जो है ना उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो छोटी छोटी ट्यूमर्स बना रहे होते हैं, इनिशियल ट्यूमर्स बना रहे हैं। इससे इसके साथ हमारे हेल्दी सेल्स जो है ना कम होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी हमारी बदल हो जाती है। इसके साथ साथ खाने में जो चीज़ हमें वो करनी चाहिए, हमें ये बिल्कुल जैसे बेकरी आइटम है, बिल्कुल खत्म कर। वाइट चीनी, रिफाइंड आटा, रिफाइंड नमक, डब्बे के मसाले, डब्बे ये के तो जूसेस, शुगर में कोल्ड होता है, ड्रिंक। कैंसर में भी ये चीज़ होती है? जी बिल्कुल, ये तमाम प्रिजर्वेटिव केमिकल वाली चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है। 100% कार्बोहाइड्रेट जो है आप छोड़ दें। जैसे कि अभी सिद्धू साहब की आपने देखा होगा, नौजोत सिद्धू साहब की पिछले साल में उन्होंने यही डाइट प्लान यूज़ किया और ये उन्होंने बड़े अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंट होकर और उन्होंने उस चीज़ पर जब इम्प्लीमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जो हल्दी, आंवला और जैतून का तेल, इस तरह की चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है, मैंने भी कंपाइल किया, मैंने भी एक इसको कंपाइल किया और बहुत सारे लोग अब इससे ये है कि मुस्तफ़ीद होते हैं। और बस यही चीज़ें होती हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ करें बहुत ज़्यादा और अपना लाइफस्टाइल टोटली चेंज कर दें। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आती हैं जो मुख्तलिफ, मैंने दुनिया से सप्लीमेंट्स जमा किए जो 100 साल की जिनकी रिसर्च है, जिनमें ईटिंग ऑक्सीजन है, आसाई जर्मेनियम है और उसके अलावा CD2000 है। उसके अलावा सॉर्सोप एक फ्रूट आता है, उसकी टी भी हम इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को। तो उसमें ये होता है कि एक ख़ास किस्म की विटामिन सी होती है जो 100% एब्जॉर्ब होकर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है पेशेंट्स की। यानी कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात को कंटिन्यू करूँगी और आप जो क्वेश्चन पूछूंगी ब्रेक के बाद वो ये कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े
ऑफ कोर्स आपसे हेल्प ली होगी, डाइट प्लान पूछा होगा, तो उनके उस वक्त क्या अपनी राय थी, और बाद में थोड़ा जब केयर हुए तो उनकी जो है ना मतलब कुछ बेहतर हुए, तो उसका फीडबैक आपने बताना है। मेरे साथ जो हैं रेहान साहब मौजूद हैं, मैं इनके साथ जो है क्योंकि ये कैंसर रिसर्चर हैं और मैं इनसे और बहुत सारी गुफ्तगू करूँगी। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन ये हेल्थ सेगमेंट है और आज जो हम बात करें, जिस मौजू पे बात करें, और वो है कैंसर। कैंसर की तशख़ीस जब हो जाती है तो ऑफ कोर्स आप लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको रोकनी पड़ती हैं और बहुत सारी वो चीज़ें इनटेक करनी पड़ती हैं जो आपके बॉडी को एनर्जी दे। तो हमारे साथ ऑफ कोर्स कैंसर रिसर्चर यहाँ पर सौरसूब रेहान साहब तशरीफ़ रखते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद से। और बहुत शुरू में आपने जो माशाल्लाह गुफ्तगू बड़ी अच्छी जानकारी हमें बहुत अच्छी मिली। अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे लोग, कुछ ऐसा वाक़या कि ऐसे लोग आए और ऐसा उनको पता चला, फिर आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्होंने आपके साथ कैसे यानी कि कांटेक्ट किया और आपकी बातों को फॉलो किया? जी अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर 90% जो लोगों को कैंसर डायग्नोज होता है वो स्टेज 3 और 4 में होता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो डॉक्टर से रिफ्यूज़ल मिलने के बाद आते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन रही है। जी। तो यानी कि और मैं स्टेज 3-4 पे ही ज़्यादातर काम कर रहा हूँ 15-16 साल से। तो इसमें तो बहुत सारे बेशुमार पेशेंट आए हैं और यानी कि टाटा बाय बाय, यानी कि उनको डॉक्टर रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हम हर किसी से रब्ता करें, सबको आज आप पहले मिल जाते मुझे, सब कुछ करें, बहुत सारे लोगों को बता देते। जी। तो इसमें अभी रिसेंटली एक केस हमारे पास आया था। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आए हैं। एक केस आया था कनाडा से, उनको रिफ्यूज़ल मिला था। एक गुलशन इकबाल में रहते थे। कौन सा कैंसर था उनका? उनका लंग्स और लीवर का था, स्प्रेड हो चुका था। ठीक है। स्टेज 4 में उन्हें 3 महीने का टाइम दिया था अंकल को, और उनकी 74 एज थी। तो जब उनका बेटा कनाडा से मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि भाई, और उनको जो रेफरेंस भी कहीं कनाडा के किसी डॉक्टर से ही मेरा रेफरेंस मिला था। तो कहने लगे कि आप इनके पास जाएं और हम तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने उन्हें समझाया और उनके वालिद को भी समझाया घर जाके, और हमने फिर ट्रीटमेंट का आगाज़ किया। तो आज माशाल्लाह 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 महीने कहाँ और 4 साल। जी, वो इस वक्त कनाडा आते जाते रहते हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। ज़िंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, हम कौन किसी की मौत को मुकर्रर कर सकते हैं सर। जी हाँ, उनका जो साहबजादे हैं वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं माशाल्लाह। और टेक्सटाइल का हमारा काम है, तो उसके अंदर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ना स्टेज 3-4 में ही आते हैं मेरे पास। और इसके अलावा कौन है सर जिसके जब ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये कैंसर पेशेंट को? अच्छा देखें, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि डाइट प्लान तो मैंने अभी बताया आपको कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स को रोक देता हूँ और तमाम एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें देता हूँ। उसके अलावा उसमें जो हम ऐड करते हैं, चीज़ें ऐड करते हैं, उसमें अल्कलाइन वाटर होता है जो हम ख़ास स्टोन्स के ज़रिए बनाते हैं, जिसका pH लेवल 8 to 9 होता है, ताकि बॉडी को अल्कलाइन कर सकें। उसके साथ साथ हम ईटिंग ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट होती है जो FDA जापान से अप्रूव होती है, जापानीज़ होती है, उसे प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है। वो दुनिया भर की एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का मुरक्कब होती है, वो भी देते हैं। उसके अलावा एक आसाई जर्मेनियम, ख़ास किस्म की जर्मेनियम होती है, मिनरल्स होते हैं जो कोयले की कान के अंदर से निकाले जाते हैं, ये भी जापान से आते हैं, ये हम देते हैं। और इसके अलावा एक CD2000 होती है जो ये भी जापान से आती है,
वो क्या करती है कि वो जो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं जी, ये एक अपने ऊपर एक ख़ास लेयर चढ़ा के रखते हैं, अच्छा, जिससे हमारा जो ये इम्यून सिस्टम होता है या फाइटिंग सिस्टम होता है बॉडी में, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये अपनी ग्रोथ हेल्दी सेल्स को ग्रुपिंग कर करके अपने ट्यूमर को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो किल नहीं कर पाता। तो ये जो CD2000 जो टैबलेट होती है, इसको हम ये भी उसके साथ साथ हम देते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी लेयर जो होती है वो ओपन हो जाती है, और ये जो ईटिंग ऑक्सीजन और जर्मेनियम जब हम खिलाते हैं तो वो उसको सेल को पकड़ के उसको किल करना शुरू कर देती है। और इसके अलावा जो है हम तमाम जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं वो देते हैं, ताज़े फल, फ्रूट, सब्जियां, फ्रेश जूसेस, एवोकाडो, कीवी, ब्रोकली, चेरी, और बॉयल अंडे की सफ़ेदी, नारियल का पानी, बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता पूरा इतना यानी कि जो लंबा। लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो उनको उनकी बॉडी को ज़रूरत है, वो इतनी मिकदार में स्किप कर देते हैं कि आपकी बॉडी अंदर टॉक्सिन एलिमेंट का एक पूरा मंबा बन जाती है। तो वो फिर आपके ज़िंदगी में एक मतलब कोई ना कोई ऑर्गन जो वीक होता है उसी को जाके हिट करती है। ये ब्लड कैंसर की क्या कहानी है डॉक्टर साहब? देखिए, ब्लड कैंसर के अंदर सर्वाइवल इसकी मियाद कितनी है और ये कितनी मतलब क्योरेबल है भी है कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, ब्लड कैंसर के अंदर सर्वाइवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग आए वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए मेरे पास। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अमूमन हो क्यों रहा है, और आपने ये देखा होगा कि हाँ, यही मैं छोटे पूछ रही हूँ, बच्चों blood में cancer आपने हुआ देखा क्यों? होगा कि 10 साल, 7 साल, ठीक है। 15 साल छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसका ताल्लुक हमारे लाइफ स्टाइल से ही है। इसका भी इससे बिल्कुल, बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, और आप सर्वे करें देखें ये तो पाकिस्तान फिर के जेनेटिक, अंदर। बच्चों में अगर हो रहा है तो वो जेनेटिक हो गया ना। नहीं, ये नहीं कह सकते। उसकी वजह ये हो रहा है कि बच्चे जो है ना सुबह का नाश्ता बिस्कुटों से कर रहे हैं, ओके, ठीक है, ठीक। और अपने पिज़्ज़ा? लंच में पापड़ और जूसेस लेके जा रहे हैं। ठीक है। और शाम में आने के बाद वो पिज़्ज़ा, बर्गर और बिरयानियाँ खा रहे हैं। वो ऑनलाइन, तो जब छोटा बच्चा इतनी वाफर मकदार में ऐसी चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ होगा। और ब्लड कैंसर के अंदर जो सर्वाइवल रेशो है ना वो बहुत कम होता है। कि अभी कल की बात है, जी जी, एक साहब ने मुझे कॉल की थी, उनकी बेटी है 22 साल की, अच्छा, और उनका जो है ना लीवर कैंसर उसको हो गया। 22 साल की यंग है। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा आपकी बेटी ने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पिए। तो उन्होंने ये बात एडमिट की कि हाँ उसने बहुत ज़्यादा किया, और इस वक्त वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अल्लाह, पेन तो फिर बर्दाश्त थोड़ी। जी हाँ। तो बस मेरी कोशिश यही है, मेरा ख्वाब भी यही है कि जिस तरह हम आपके चैनल्स पे बता रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारे जो सारे जो लोग हैं वो लोग इसमें मिलके जो है ना अपना किरदार अदा करें, और हम इसकी रोकथाम करने के लिए बेहतरीन तरीका ये सर है मुझे कि ऐसा लगता है इसकी सीरियसली कोई सीरियस ले नहीं रहा, कोई भी, ना फैमिली, ना पेरेंट्स, ना असातिज़ा, कोई भी ये नहीं देख रहा। क्योंकि मेरे ख्याल में कैंसर अगर 100 लोगों में कोई होगा, 10-15 लोगों को, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई बड़ी बीमारी का, जब होगी तब उसी को फेस करना है। लेकिन अगर हमारे स्कूल्स में ये इस पर पाबंदी लग जाए, कोई सवाब नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीना, प्रिजर्व जूस पीना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में अगर स्कूल में पाबंदी लग जाए कि यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आप घर से लंच बना के लाएँ, तो पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया मैंने ट्रैवल की, और जाता हूँ अपने जो हमारे मरीज़ होते हैं उनके पास। तो मैंने पूरी दुनिया को यही बताया, और मैं आज भी अपने पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को भी, हेल्थ से रिलेटेड लोगों को भी, और जो भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, फोर्सेस के आदमी हो। ज़्यादातर फोर्सेस के लोगों को ज़्यादा होता है ये। ओके, अच्छा, तो इसके लिए हमें हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी हैं। ओके, टेस्टिंग भी हो रही है, फ्री टेस्टिंग भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रही है। लेकिन आपने ये देखा होगा पेशेंट तो सर्वाइव नहीं कर रहे। चाहे वो शौकत खाना में हो रहा है ट्रीटमेंट, स्टेज 1-2 में अगर हो भी जाता है, तो लेकिन 2 साल 5 साल के बाद वो पेशेंट दोबारा मेरे पास आता है, वो बताता है कि हमें दोबारा
रिकरेंस हो गया, दोबारा से कैंसर हो गया, स्टेज 3-4 में चला जाता है पेशेंट। अब इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी। हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं देनी है, लेकिन हमें डाइट की अवेयरनेस देनी है लोगों को, ठीक है। जब तक हम डाइट अवेयरनेस नहीं देंगे ना, हॉस्पिटल में अगर एक अवेयरनेस सेंटर बना हुआ हो जहाँ पे डाइट मिले कैंसर पेशेंट को, तो क्यों नहीं होगा वो सही, ठीक है ना। इस पे काम नहीं हो रहा, और मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये कहा है कि ये होना चाहिए, पाकिस्तान में जगह जगह होनी चाहिए। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं अपना बिजनेस करूं, अपनी लाइब्रेरीज बनाऊं अपने उससे। लेकिन आप हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट वही बीमारी आ रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज में बनना चाहिए, स्कूल्स में बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो नौजवान निकल रहे हैं, बच्चे जो स्कूल, अगर बच्चों के स्कूल में एक अवेयरनेस सेशन का होना चाहिए महीने में एक बार, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए ये चीज़ें उनको। अच्छा, जैसे अब मुझे इसके बारे में बताइए, ब्रेड हमारी ज़िंदगी में कहते हैं, ब्रेड जितना हम ये, अब जैसे आपने कहा बेकरी आइटम, तो इसमें ब्रेड भी शामिल है, स्लाइस, हाँ आप स्लाइस खा लें, हम लोग रस खा लें, तो ये अब मुझे बताएं ना इसके बारे में ज़रा सा, क्योंकि हमारा तो नाश्ता ही ब्रेड और ये स्लाइस वगैरह से शुरू होता है। मैं बोलना भूल गया था, वाइट डबल रोटी भी हमें नहीं खानी चाहिए। मैं असल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि वो शायद हम हमारी लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई है ना सर, जुड़ी हुई है। अगर अब आपने एक छोटा सा और मैं आपको मिसाल दे दूं ताकि लोग आसानी से, आप लोग भी समझ सके, नाज़रीन भी तमाम। बकरी है, ठीक है, बकरी को आप, वो गंदम खाती है, ठीक है। अब अगर उस बकरी को गंदम साबुत देंगे तो उसे कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे रोटी पका के देंगे तो उसका पेट खराब हो जाता है। ओके, ठीक है। अब आप ये सोचें कि इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना नुकसान। वही गंदम आप उसे डायरेक्ट दे दें, उसे कुछ नहीं होता। देखो 1 किलो खिला दें, 2 किलो खिला दें, लेकिन रोटी पका के, अल्लाह ने निज़ाम बनाया ना, हाँ उसका। तो हमें देखें, चक्की का आटा खाना चाहिए, और सिर्फ गंदम नहीं खाना चाहिए, ग्लूटेन ज़्यादा होता है उसके अंदर। आपने जौ मिलाना चाहिए, जवार मिलाना चाहिए, बाजरा मिलाना चाहिए, मकई का आटा मिलाना चाहिए, तो सारे चीज़ें मिला के खाना चाहिए, या ऑन एंड ऑफ खाना चाहिए, इस तरह से। अब हमारा ये हो रहा है कि हम गंदम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फिर रिफाइंड आटा आ गया, तो आई थिंक तमाम लोग जो है वो चक्की का आटा भी नहीं खाते, क्योंकि उसमें रोटी पकाने में थोड़ी। लेकिन एक बात बताऊं, गंदम का आटा, लाल आटा जिसे कहते हैं हम लोग, उसकी रोटी इतनी मज़े की होती है, आपने सही कहा, उसमें मिठास भी ज़्यादा होती है। मैं कितनी बार तो ऐसे बैठे बैठे ना, वो अगर गरम गरम जैसे लाल आटे की रोटी मैं अक्सर बहन के घर जाती हूँ, मुझे नहीं मालूम होता, मैं चटनी के साथ खा लेती हूँ, इतनी मज़े की लगती है। मैं कहती हूँ, बहन ये आटा कहाँ से लाते हो, इतना टेस्टी। असल में टेस्ट भी वो है ना, हमारा बट टेस्ट भी बड़ा ऐसा है कि हम बात करते हैं, मेरे मुंह में यकीन करें पानी आ गया डॉक्टर साहब, मुझे इतनी याद आ रही है वो रोटी। लेकिन हम लोग मैदे की रोटी और पिज़्ज़ा को, अच्छा हम कुछ ब्रांडेड हो गए, यू फील। मैंने भी चटनी का नाम लिया, हम जब सॉस में आ जाते हैं ना, तो हम कलफ में आ जाते हैं, माजरत के साथ डॉक्टर साहब। हम जब तक एक बेवरेज सिस्टम जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहते, हम किसी के घर जाएंगे ना, पहले बहुत सादा लोग थे, तो जब हम घर किसी के घर मेहमान जाते थे ना, तो बिन बोले जाते थे, इनविटेशन नहीं होता था, और वो जी सदके करके कहते थे, हाय मेरा भाई आया, वीर आया, मेरी बहन आई, मेरे चाचू आए, मेरे मामू, पूरा घर खुश होता था, और एक साथ कुछ भी पकता था ना, वो ये नहीं कहते थे कि हम आए तो आपने हमारे लिए दाल साग भिंडी कुछ पकाया, वो उसको ही मिलनसारी से खाते थे, बाकायदा लस्सी बनती थी, चटनी, जिसका जैसे जो। लेकिन अब अगर हम किसी के घर खाना खा के आ जाओ, घर में जब हमारे लिए गोश्त चिकन नहीं मंगवा सकते थे, वही चिकन आप भी अच्छे ना किस तरह उसको इंजेक्शन लगते, और वो जो है 3 महीने में, क्या 1 महीने 15 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है, उसके हार्मोनल पे ख़वातीन को प्रॉब्लम्स होती हैं। उस चिकन को खाने के लिए आप अपनी फैमिली से वो इस किस्म के जो नोक झोंक करते हैं कि आप मेरे आगे मुर्गी मंगवा लें, फ़ौरन पका लें, तो आप मोहब्बत से तो माश की दाल को भी खा सकते हैं, कड़ी को भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं। लेकिन जब हम ये कलफ और ब्रांडेड में आ गए ना, दिखावे में, हमारी ज़िंदगी का एंड वहीं से शुरू हो रहा है, हेल्थ भी वहीं से डिस्ट्रॉय। जी हाँ, देखें ये जो चक्की का आटा है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, और थोड़ा सा देसी घी भी शायद मिला लिया जाता था उसमें, तो वो भूसी के साथ अगर आप खाएंगे, तो मैं लोगों को बता दूं, अगर आप
चक्की का आटा खाते हैं भूसी के साथ, तो आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम चल रहे हैं आजकल लोगों को वो नहीं होगा। बेहतरीन, बिल्कुल सही, लाल आटा बिल्कुल हाँ, सही। अब आप अगर वाइट डबल रोटी खाएंगे, पापे खाएंगे, चाय पियेंगे, रिफाइंड आटा खाएंगे तो ये मसले मसाइल रहेंगे और ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब ने अब कॉन्स्टिपेशन, अब मैं कहती हूँ कितने देखने वालों को कितना बुरा लग रहा होगा। ये कब्ज की बीमारी 101 उम्मुल बीमारी है, तो उम्मुल अमराज बोलेंगे, पूरी बीमारियों की माँ है। और ये कब्ज, आप जब आप कॉन्स्टिपेशन में होंगे ना, तो आपने जो खाया पिया ना, वो आपके किसी ऑर्गन को भी, जो अच्छी चीज़ भी खाई वो लगेगी नहीं, क्योंकि आप खुद पेनफुल हो रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रेहान साहब मौजूद हैं, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो हेल्थ सेगमेंट में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कैंसर, और कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है और इसकी कितनी स्टेज हैं, और साथ में हम कोशिश करें कि वो बातें बताएं जिससे क्योरेबल भी हो सकता है। लेकिन अक्सर पेशेंट जब मैंने देखा सजेशन ये होती है, अक्सर चाहे ठीक भी हो, आप हर मेरे ख्याल में कुछ 3 महीने में जाके अपना जो है बॉडी चेकअप करवाएं। अल्लाह न करे कोई सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि कैंसर का इंडिकेशन नहीं करता। लेकिन जब लास्ट स्टेज पे चला जाता है तो देन तब मरीज जाके डॉक्टर के पास जाता है। मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ सर आपको। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सम अप करें, तो ये बताएं कि मरीज़ को कब डॉक्टर से कोऑपरेट कर लेना चाहिए या उस तक पहुँचना चाहिए, और ये कैसे कैसे क्योरेबल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आमतौर पे लोगों को 6 महीने में कम से कम बॉडी चेकअप, ठीक है, वो एक CBC का टेस्ट करा लेना चाहिए। CBC, ओके, ठीक है, सिंपल टेस्ट है। ठीक। यूरिन DR का टेस्ट अपना करा लेना चाहिए साथ साथ। और अच्छा, इसमें मेंशन हो जाते हैं सिम्टम? CBC से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। यूरिन से हो सकता है? यूरिन की टेस्ट हमें कराते रहना चाहिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन का कंटिन्यू रहना बहुत सारी बीमारियां, Indication, जी हाँ, बहुत सारी, तो वो बेहतर रहना चाहिए, यानी यूरिन DR, ठीक है। और उसके अलावा हमें अपना विटामिन D का लेवल जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। उसका लेवल 30 होता है, Okay. आप 40-50 तक मेंटेन रखें। ओके, तो विटामिन D का लेवल मेंटेन रहने से इंसान की बॉडी में जो है ना कैल्शियम भी स्टोर नहीं होता, तो वो दिल की बीमारियों से भी बचता है। वाओ, जबरदस्त। इसका भी एक कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट होता है, तो इंसान वक्त से पहले वो टेस्ट करा के हार्ट अटैक से भी बच सकता है। वेरी गुड, ठीक है, वो तब्बा हॉस्पिटल में, आगा खान में, सब जगह पे होता है। और दूसरा ये कि आपने ये पूछा कि भाई क्योर हम किस तरह से होते हैं, किस स्टेज पे हो सकते हैं। अगर किसी शख्स को बार बार बुखार आ रहा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, या मुख्तलिफ पेन बॉडी में तो कहीं उसको पे भी हो रहा लापरवाही है, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन अपने CBC का टेस्ट कराने के बाद किसी भी डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए और उसे अपना बताना चाहिए, ताकि वो फ़ौरन अर्ली डायग्नोसिस हो। पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं है। पता ही नहीं चलता बेचारों को कि ना मुझे कैंसर है। सेकेंड स्टेज पे, थर्ड पे या फोर्थ पे जाके पता चलता है कि अब हमें कैंसर है। तो वहाँ से सरवाइव करना सिर्फ डॉक्टरी ट्रीटमेंट से बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता और बस हमारी कोशिश यही है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस दें, और यकीनन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये पैगाम ज़रूर जाएगा कि लोग अपना बहुत ख्याल रखें और अपने जो है ना प्री चेकअप ज़रूर अच्छा, कराएं। एक और चीज़, ये वाइट सेल क्या उसमें कम हो जाते हैं कैंसर में? देखें, मुख्तलिफ कैंसर के अंदर मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें आती हैं, ब्लड के अंदर चेंजेस आती हैं, न्यूट्रोफाइल भी है, लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। तो लेकिन CBC के टेस्ट के अंदर तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन भी होगा, वो आपको देख के बता देगा कि आपको कोई क्योंकि ऐसी मैंने पहली बीमारी बार है। देखे, जब मैंने ब्लड कैंसर पेशेंट से मेरी मुलाकात भी हुई,
और मतलब फैमिली में एक अचानक एकदम सरप्राइज़ पता चला जी इनको कैंसर हो गया है। और उन्होंने बाहर मुल्क अपनी रिपोर्ट भेजी, वहाँ से आई, उन्होंने कहा कि इनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, 6 महीने। और 6 महीने ऐसे गुजरे हैं डॉक्टर साहब, मैं आप बता नहीं सकती कि इतनी क्विकली वो वक्त, मतलब डिफरेंट जगहों से टेस्ट होता रहा। उनको ब्लड कैंसर था, और ब्लड कैंसर जो है अच्छा डे बाय डे वो हो जाए बताए। अच्छा ये कीमोथेरेपी, मैं कहूँगी एक प्रोग्राम आपके साथ और करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्विकली अपने आप को मतलब जल्द से जल्द ठीक करने के उसमें मुझे लगा ऐसे कि उन्होंने वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं कहूँगी कि उनको फ़ौरन कीमोथेरेपी करवाई। क्या फ़ौरन कीमोथेरेपी करवानी चाहिए? देखें वो बर्दाश्त ही नहीं, अच्छा वो सेहत सही थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, फिर उनकी ये ब्लैकनेस, ये ब्लैक अजीब से ब्लैक हो गए एक थेरेपी से। जी, कैंसर की तमाम कैंसर की अलग अलग नौइयत होती है, और ये डॉक्टर देखते हैं कि पहले कीमोथेरेपी करनी है, बाद में सर्जरी करनी है, या पहले सर्जरी करनी है, बाद में कीमोथेरेपी करनी है। तो लेकिन उसके लिए उससे भी पहले जो है पेट स्कैन किया जाता है यहाँ पे, जिससे पूरी बॉडी स्कैन की जाती है, चेक किया जाता है कि भाई मेटासाइज तो नहीं हो गया, इसकी टाइप कितनी है, बॉडी की ज़रूरत क्या है। जी हाँ। लेकिन ये होता है कि स्टेज 3-4 में हमारे यहाँ एक और भी ट्रीटमेंट होता है जिसे इम्यूनोथेरापी कहते हैं। ठीक है। तो कीमोथेरेपी से के ज़रिए तो पेशेंट का हाल वही हो रहा है जैसे आपने कहा कि जैसे ही वो स्टार्ट हुई और पेशेंट चला गया। मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग, अच्छा वो भी वो कुछ और बीमारी थी वहाँ पे उन्होंने टेस्ट कुछ तो अचानक सरप्राइज जी हाँ एकदम आया। बहुत सारे स्टेज 3-4 में तो हज़ारों की तादाद में लोग मुझसे रब्ता कर चुके हैं, और वो सब यही बताते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ और पेशेंट एक्सपायर हो गया। ठीक है ना। तो इसकी जगह इम्यूनोथेरापी जो होती है थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन उस पर हमें जाना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन कीमो जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, जो खुदा जनरल हॉस्पिटल चाइना के अंदर होती है। इंटरवेंशन कीमो से मुराद ये होती है, समझा दूँ मैं आपको थोड़ा सा कि अब एक पेशेंट है जो 70 ईयर्स का है या बूढ़ा है या कमज़ोर है। अब मिसाल के तौर पे उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर है, जी जी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी को कीमोथेरेपी करनी पड़ती है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि वो जो उसके ऑर्गन इस काबिल नहीं होते, लीवर है या किडनी है, उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, या किडनी ख़राब हो जाती है, या लीवर ख़राब हो जाता है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। खुदा जनरल हॉस्पिटल चाइना के अंदर इंटरवेंशन कीमो की जाती है। यानी कि वो क्या करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एरिए को जो है ना लॉक करते हैं और सिर्फ उसके अंदर कीमोथेरेपी देते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गन उससे डिस्टर्ब ना हो, पूरी बॉडी जो है वो नहीं होती, और वो ट्यूमर की ग्रोथ वहीं पे रोक दी जाती है। जी हाँ। इसी तरह एक तो सर पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये नहीं है। एक और होती है, इसके क्रायो सर्जरी कहते हैं। क्रायो सर्जरी कहते हैं उस तरह से कि अगर कोई बॉडी के अंदर ट्यूमर मौजूद है उसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी ग्रोथ को रोकना है, ठीक है। तो निडल्स के ज़रिए वहाँ पे जाया जाता है और आयोडीन इम्प्लांट किया जाता है उसके अंदर, और उसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो ग्रो ना हो। ये निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं समझ गई। इसी तरह एक और नैनो नाइफ कोलेक्ट्रोल सर्जरी होती है, ये भी वहाँ पर खुदा में होती है, चाइना के अंदर होती है। मेरी उनसे भी कोलैबोरेशन है, मैं वहाँ पे भी पेशेंट भेजता हूँ। वो ये होती है कि अगर कोई ट्यूमर है जिसको निकालना मकसूद है, यानी कि निकालना ज़रूरी है लेकिन निकालने की जगह नहीं है, तो वो एक बहुत बारीक निडल होती है, उसके ज़रिए जाते हैं और स्पार्क करके वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय करके और सक कर लेते हैं उसको। वाह ज़बरदस्त। ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी सारी आपने जो बताई चाइना की बता रहे हैं आप ना। जी चाइना में तो है। हमारे मुल्क में आपने कहा ये हमारी बदकिस्मती है नहीं, तो आप ला सकते हैं, ये आप ऑन कर सकते हैं खुद से। बिल्कुल, अगर यहाँ पे लोगों की सपोर्ट होगी तो हम पाकिस्तान के अंदर ज़रूर लेके आएंगे। और बहुत सारे पेशेंट मैं यहाँ से चाइना भेजता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं, बेचारे जाते हैं वहाँ से जाके ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, और मैं यही लोगों को बताना, लोग अस्पताल खोले जा रहे हैं पाकिस्तान। काश हमारे मुल्क में क्यों नहीं इस चीज को ऑन कर लिया पाकिस्तान में देखें फाउंडेशन पे फाउंडेशन बने चले जा रही हैं, लेकिन ये चीजें ये इक्विपमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? हॉस्पिटल बने जा रहे हैं, अवेयरनेस सेंटर सब बन ही रहे, और जदीद जो इक्विपमेंट नहीं आ रहे, जदीद ट्रीटमेंट नहीं आ रहे, और ये बड़ा अलमिया है। आपने ये देखा होगा ना, कोई भी बड़ा आदमी जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो फौरन बाहर जाता है। ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो जिद्दत हमारे पास नहीं है।
बहरहाल पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है स्टेज 3 और 4 पेशेंट का, वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। सर शायद जब आप मुझे मेरा आपने मोबाइल अभी एक बात कही कि फाउंडेशन इतनी सारी बन रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कैंसर के पर, लेकिन अगर ये तमाम जदीद किस्म की इक्विपमेंट्स अगर कैंसर के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो काफ़ी लोगों की सेफ साइड होगी। वो आउट ऑफ कंट्री को क्यों प्रेफर करेंगे? वो ऑफ कोर्स यहाँ पर अपने मुल्क में वही थोड़े बहुत पैसे जो अगर कुछ अच्छे वो बनते तो यहीं पर ना दे दिए जाए। सबसे पहले तो ये कि अवेयरनेस सेंटर्स बनना चाहिए। एक बॉडी के अंदर कीमोथेरेपी जब हो सकती है जब वो बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहेगी, ठीक है, और वो अगर अच्छी डाइट उसे मिलेगी, सप्लीमेंट मिलेंगे, यानी आपका मतलब है अवेयरनेस सेशन डिपार्टमेंट बनने से होगा कि फर्स्ट एड के तौर पे तो बंदा क्योरेबल हो जाए। जी हाँ, उसका देखें डॉक्टरी ट्रीटमेंट गलत नहीं है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो ठीक है जो हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, मेडिकल साइंस जो चल रही है, लेकिन पेशेंट जो एक्सपायर हो रहे हैं वो इसलिए एक्सपायर होते हैं कि पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ खो देता है कीमोथेरेपी के दरमियान और वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी साथ साथ चला रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी बॉडी की तामीर भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो वो जब वो स्टैंडिंग कंडीशन में खड़ी रहती है और यहाँ से कीमोथेरेपी होती रहती है तो फिर पेशेंट तो सर हमारे जैसे हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, आपने कभी मतलब उनको इंडिकेशन किया? मैं ये समझता हूँ कि मेरे फ़ोन पे पाकिस्तान की, मैं शख्सियात के नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये कि शायद ही बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझसे रब्ते किए 15-16 साल में। तो आप मैं ना मानूँ, आप क्या मान नहीं रही है? वो नहीं मान नहीं, वो सिर्फ अपनी पर्सनल बेसिस पे ही उसको सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये होता है कि अवामी बुनियादों पे कोई काम मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया और ऐसे मुझसे ऐसे राब्ते भी नहीं किए गए अभी तक। और लेकिन ये कि पर्सनल बेसिस पे मैंने बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लेकिन आपको अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि अवामुन नास के लिए इस पर कोई इम्प्लीमेंट की जाए। देखिए, एक इंसान की जान बचाना इंसानियत की जान बचाने क्या खूबसूरत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अगर आप कोई प्रोग्राम करें तो शायद सोफे कम पड़ जाएंगे, मैं सर्वाइवर लाके आपको दिखाता हूँ। सर अगला प्रोग्राम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे हम। बिल्कुल। तो इतने सारे लोग सरवाइव कर चुके हैं और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे इदारों ने उसको नहीं देखा। मैंने टीवी प्रोग्राम पहले भी किए हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे किए हैं। सर्वाइवर खुद बैठ के बोल रहे हैं, अपनी रिपोर्टें साथ लेके आ रहे हैं कि हम स्टेज 3-4 से सर्वाइव करें। अब मुझे कोई एक हॉस्पिटल आप बता दें, कोई एक पेशेंट बता दें जो स्टेज 4 से 10 साल से सर्वाइव कर चुका हो या सर्वाइव कर रहा हो। अगर आपकी फैमिली में या आपके कोलीग में कोई ऐसा हो नहीं कर 6 मंथ तो नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सर आपने अभी लास्ट अपने बात कही कि मेरे पास कुछ लोग हैं, हम आपके पास लेकर आए, तो मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी कि आप नेक्स्ट थर्सडे को आप मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, और अपने जो लोग आना चाहें हमें अच्छा लगेगा, ताकि देखिए हमारी इस बात से औरों को भी कुछ हो। जाते जाते सर ये कैमरा मैसेज देना चाहें, लास्ट मैसेज। मैसेज देने के तो मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम लोग पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें और अपना अपना थोड़ा सा किरदार ज़रूर अदा करें, जिस तरह मैं लगा हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो इससे पाकिस्तान की बेहतरीन तामीर हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या खूबसूरत मैसेज आपने दिया। मेरे साथ यहाँ पर कैंसर रिसर्चर रेहानुल्लाह यानी कि मिस्टर, इनको जो नाम से लोग जानते हैं वो है मिस्टर सोरसूप रेहान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।